यहाँ से भाई हम लोग अपने लास्ट वाले सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वाले सेशन में आपका क्वेश्चन नंबर 113 तक हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 से लेकर के 126 तक ख़त्म कर लेंगे और इसके बाद आपको एक और लेक्चर मिलेगा। उसके बाद आपका ये पूरा डीसी जनरेटर ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आपके पास एक शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनरेटर है जिसका यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे बताना है द वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट, यानी यहाँ से जो करंट निकल रहा है इसका क्या वैल्यू होगा। तो इसके लिए भाई मैं फिर से यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ और इस डायग्राम को हम लोग अपने तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो ये हो गया मेरा आर्मेचर, यहाँ पे हो गया आपका ब्रश, यहाँ पे हो गया आर्मेचर रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 0.4, इसी के अंदर दिया हुआ है। ओके, इसके शंट में फील्ड वाइंडिंग तो सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाऊंगा फील्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे एक तरीके से इसको नेटवर्क की तरह सॉल्व करना है और क्योंकि शॉर्ट है तो आगे सीरीज में आपको यहाँ पे वाइंडिंग लगाना पड़ेगा। तो इस वाइंडिंग के चलते जो रेजिस्टेंस हुआ तो सिर्फ मैं रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ और आगे यहाँ पे लोड लगा हुआ है। इस लोड का वैल्यू दिया हुआ है आपका 7.5 किलोवाट और यहाँ का जो वोल्टेज है ये है आपका 230 वोल्ट। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.3 ओम है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये आपका 100 ओम है। यहाँ से जो करंट चलेगा ये मेरा IA होगा। इस पॉइंट पे आते ही दो पार्ट में टूटेगा, इधर आ जाएगा मेरा IF और इधर आ जाएगा मेरा लोड करंट जिसको हम लोग IL बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर हम लोग IA की बात करें तो IA के यहाँ पे हम लोग KCL लगाएंगे तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका IF प्लस IL, है ना। तो मेरे को यहाँ पे दो करंट निकालना भाई, एक IF का वैल्यू चाहिए, एक IL का वैल्यू चाहिए। तो IL तो मेरा इजीली निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पे पावर रेटिंग दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ इसके क्रॉस। तो अगर हम लोग IL की बात करें और क्योंकि ये पूरा ब्रांच क्या है सीरीज में, है ना, समझ में आया। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर देखें तो पावर इक्वल टू है आपका वोल्टेज इंटू करंट। तो यहाँ से अगर हम लोग करंट की बात करें तो पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज, पावर मेरा दिया है 7.5 किलो है इसलिए इसके 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। वोल्टेज मेरा यहाँ इसके क्रॉस दिया 230। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 32.60 एम्प, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से IL इसको बोल देते हैं, यानी इधर से जो भी करंट आएगा, ठीक है, इधर जो भी करंट आएगा IL इसका वैल्यू आ गया हम लोग को 32.60 एम्प। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब मुझे IF का वैल्यू चाहिए। तो IF के लिए भाई इसको निकालना है तो सीधी सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को वोल्टेज पता होना चाहिए। तो ओवरऑल देखिए हम लोग को यहाँ का वोल्टेज पता है 230, है ना, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू पता है 230। तो सीधी सी बात है भाई, इसके क्रॉस भी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा, समझ में आया। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि ये करंट हम लोगों ने पता कर लिया कि इधर से करंट मेरा जा रहा है इतना 32.60, यहाँ का रेजिस्टेंस इतना, तो हम लोग पता कर सकते हैं, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज देखूँ या फिर कहिए यहाँ से यहाँ तक का देखूँ, ठीक है, तो क्या होगा वोल्टेज 230 प्लस यहाँ पे जो ड्रॉप होगा इस रेजिस्टेंस के बाद जो ड्रॉप होगा वो, है ना। तो ओवरऑल और जो वोल्टेज यहाँ से लेके यहाँ तक होगा वही वोल्टेज क्या होगा इस फील्ड के पास का भी होगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इस चीज को समझिए आप। और प्लस क्यों करेंगे यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे मेन वोल्टेज मेरा इंड्यूस्ड हुआ है ना, समझ में आया। ये मेरा मेन वोल्टेज है और ये मेन वोल्टेज क्या हो गया, कुछ यहाँ पे ड्रॉप हुआ, उसका जो भी बचा होगा इसके क्रॉस आया होगा और उसके बाद जो वोल्टेज यहाँ पे आया होगा इसके क्रॉस, तो उसमें से आपका ये कुछ रेजिस्टेंस खा गया होगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस पॉइंट से लेके, यहाँ पे नाम देता हूँ ए पॉइंट से लेके इस डी पॉइंट का वोल्टेज कितना होगा। तो हम लोग को पता है वोल्टेज अक्रॉस ए से लेके डी तक का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जो रेजिस्टेंस है 0.3 इंटू जो करंट है मेरा 32.60, ये वोल्टेज प्लस आगे जो मेरा वोल्टेज 230 आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई, देखिए 0.3 इंटू 32.60 प्लस 230, ये आ जाएगा आपका 239.78 वोल्ट, ठीक है। इतना वोल्टेज जो है आपका कहाँ होगा, ए से लेके डी तक का होगा। और क्योंकि ये पूरा क्या है, ग्राउंडेड है ना, कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो सीधे वही वोल्टेज का होगा, इस फील्ड के क्रॉस भी होगा। तो हम लोग फील्ड करंट का वैल्यू निकाल सकते हैं। IF की बात करें तो वोल्टेज मेरा यही आ जाएगा 239.78 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा, फटाफट बता देता हूँ भाई, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग का लेक्चर शॉर्ट हो। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू 2.4 एम्पियर, ठीक है, 2.39 समथिंग आएगा, तो उसको हम लोग 2.4 मान सकते हैं। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ पे IF भी कैलकुलेट कर लिया और IL भी कैलकुलेट कर लिया। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ओवरऑल मेरे यहाँ पे IA आ जाएगा, आर्मेचर करंट।
तो जोड़ देंगे 32.60 प्लस आपका हो जाएगा 2.4। इसको जब आप जोड़िएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा 35। ओके, पूरा नहीं आएगा, 34.99 समथिंग आएगा, तो उसको आप 35 एम्पियर मान सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर रहने देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ। आपको ईजी का वैल्यू बताना है। ईजी मीन्स यहाँ पे कितना वोल्टेज जनरेट होगा, टोटल नेट वोल्टेज कितना यहाँ पे जनरेट हुआ, ये आपको बताना है। ओके, तो ईजी की अगर बात करें, ईजी की अगर बात करें भाई, तो ईजी जगह क्या लिखेंगे, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी इधर वाला टोटल वोल्टेज से लेकर डी तक का निकाल रखा है, ठीक है, तो वही वोल्टेज मेरा यहाँ पे आ रहा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का है ना, तो ये वोल्टेज प्लस ये वाला ड्रॉप है ना, तो ओवरऑल में क्या मिल जाएगा, ईजी मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखता हूँ, ये वोल्टेज ऑलरेडी मैंने निकाल रखा है 239.78, इसमें सिर्फ और सिर्फ IA इंटू RA ऐड कर देंगे तो ओवरऑल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। IA का वैल्यू अभी जस्ट निकाला है ना, 239.78, IA मेरा 35 है, RA मेरा यहाँ पे 0.4 ओम है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आपका वैल्यू आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 253.78 एम्पियर। ओके, यानी इसका हो जाएगा भाई डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है व्हाट इज द लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस आपसे पूछा है। ओके, यहाँ पे जो लोड है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो ऑलरेडी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग दिया तो लोड निकल जाए, रेजिस्टेंस निकल जाएगा। हम लोग को पता है भाई, पावर इक्वल टू होता है V² डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ से हम लोग R की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका V² डिवाइडेड बाय पावर रेटिंग, ठीक है। जैसे वोल्टेज कितना था 230 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर कितना था मेरे यहाँ पे 7.5 इंटू 1000। ओके, इसको वॉट में चेंज कर लिया। इसको आप ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू 7.0533 ओम, यानी इसको ओवरऑल आप ऑप्शन के हिसाब चले तो 7 आप बोल सकते हैं, ठीक है, 7 ओम आ जाएगा। अगर आप ऐसे पावर रेटिंग से नहीं समझ पा रहे हैं तो ओवरऑल आप अपने सर्किट पे आ जाइए, बच्चे की तरह भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओवरऑल देखिए भाई, हम लोग को इस लोड के क्रॉस वोल्टेज पता है और ऊपर से जो करंट आ रहा है, क्योंकि सीरीज है तो वही करंट यहाँ पे, तो करंट भी हम लोग को पता है ना। इधर जो करंट आ रहा है मेरा 32.60, तो यहाँ से आप R निकाल सकते हैं, ऐसे इसके क्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। तो R इक्वल क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो वोल्टेज मेरा 230 है और करंट ऊपर से आ रहा है 32.60। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका भी अगेन सेम आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भाई सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको डिलीट करता हूँ, फिर से पेज इंपोर्ट करता हूँ भाई, ठीक है। नया क्वेश्चन है ये, देखिए बोल रहा है आपके पास एक डीसी शंट जनरेटर है और ये 4 पोल का है, ठीक है। यहाँ पे लिखता था वेव वाइंडिंग करना है, तो यहाँ पे गिवन जो भी यहाँ पे लिख देते हैं, गिवन में आपका दिया हुआ है पोल है आपका 4, वेव वाइंडिंग किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैरेलल पाथ होगा ये इक्वल टू हमेशा 2 होगा। टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है 390 और बोल रहा है इस पे लोड लगाया गया है भाई। क्या लोड लगाया, तो 500 लैंप लगाया गया है, 500 लैंप। अब सीधी सी बात है, जो लोड कनेक्ट करेंगे 500 का 500 कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में, ठीक है। तो बोल रहा है 500 लैंप को हम लोगों ने कनेक्ट किया है और हर एक लैंप का यानी हर एक बल्ब का यहाँ पे पावर रेटिंग है 100 वॉट। कितने वोल्ट पे, 250 वोल्ट पे। तो समझिए, सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम से समझाता हूँ। ये मेरा हो गया एक तरीके से आर्मेचर, ओके, ये हो गया RA और इसी के पैरेलल में मैं लगा देता हूँ एक रेजिस्टेंस इस तरीके से, और इधर जो है आपका 500 बल्ब लगा होगा पैरेलल में। तो बल्ब को भी हम लोग रेजिस्टेंस से ही रिप्लेस करते हैं ना, इस तरीके से, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ओवरऑल इस तरीके से आपका कितना है 500 बल्ब लगा हुआ भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोड पे यानी इधर कितना टोटल पावर है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, देखिए, और पावर जो होता है एडिटिव नेचर का होता है भाई, ठीक ना। तो ओवरऑल समझिए, एक बल्ब का ईच लैम्प रेटिंग कितना है 100 वॉट 250 वोल्ट। ओके, अब सीधी सी बात है 250 वोल्ट मतलब क्या, यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा होगा ये 250 मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ ये जो पावर है, पावर आपका एडिटिव होता है, ठीक है। तो एक लैंप का जो पावर है ये 100 वॉट है। तो ओवरऑल 500 लैंप लगाएंगे यहाँ पे टोटल, तो कितना हो जाएगा 500 गुना 100 कर देंगे तो ओवरऑल कितना हो जाएगा ये 50 किलोवाट, ठीक है। यानी 50 किलोवाट का यहाँ पे ओवरऑल, अब मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ, ओवरऑल लोड लगा हुआ है 50 किलोवाट और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना होगा 250 वोल्ट,
ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज है ये 250 वोल्ट। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, अलाउइंग 10 वोल्ट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप इन द कनेक्टिंग लीड, मतलब यहाँ पे जो आपने कनेक्ट किया ना इसमें आपका 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो इसको मैं और भी इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ओके, इसके सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं कि यहाँ पे मेरे को ड्रॉप देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपका लोड लगा हुआ है इस तरीके से 50 किलोवाट का। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे आपका 10 वोल्ट ड्रॉप हो गया है। आगे बोलता है द लोड एंड अ कॉन्टेक्ट ड्रॉप ऑफ 1 वोल्ट, यानी ब्रश के क्रॉस भी एक तरीके से आप समझ सकते हैं 1 वोल्ट ड्रॉप हुआ है, तो 2 ब्रश होगा क्योंकि 2 पैरेलल पाथ है ना, एक से करंट आपका जाएगा और दूसरे से आपका रिसीव होगा, तो 2 वोल्ट आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया ब्रश के अंदर। ठीक है, आपको दिमाग में रखना। आप बोलता है व्हाट इज द जनरेटेड ईएमएफ, ईजी का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे फ्लक्स दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आरएसएच दिया हुआ है। यहाँ पे लिख देते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना है आपका 0.05 और आरएसएस दिया हुआ है 65 ओम। क्लियर हुआ, तो हम लोग भाई ईजी की बात करें तो ईजी का एक मेरे को फॉर्मूला पता है, ये होता है आपका 5ZNP डिवाइडेड बाय 60 है ना। तो यहाँ पे ओवरऑल देखिए स्पीड मेरा नहीं दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में कहीं पे भी स्पीड का जिक्र नहीं किया, तो ये मेरा फेल हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग मैनुअल प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे कि मेरा जो ईजी होता है जनरेटेड ईएमएफ ये क्या होगा, क्योंकि यही मेरा मेन वोल्टेज था, यही मेरा आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो जो मेरा टर्मिनल वोल्टेज है वो VT प्लस यहाँ पे जो ड्रॉप हो, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना कि अगर आप यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज देखना चाहते हैं, टोटल टर्मिनल वोल्टेज कितना आ रहा होगा भाई बताइए, 10 वोल्ट और ये आपका 250 वोल्ट, यानी टोटल आपको यहाँ से लेके, ये मान लेते ए है और ये बी है, तो ए से लेके बी तक का वोल्टेज कितना होगा आपका, जिसको मैं टर्मिनल वोल्टेज बोल रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका 260। 260 कैसे लिख दिया, क्योंकि 250 तो आपका कहाँ है, बल्ब के क्रॉस है, और 10 वोल्ट क्या बोला, कनेक्टिंग लीड मैंने जो वायर यूज़ किया जोड़ने के लिए, उसमें आपका एक तरीके से ड्रॉप हो गया। ओके, तो VT टर्मिनल वोल्टेज प्लस इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, IR ड्रॉप दिखाना पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो वो, साथ ही साथ इसमें बोल दिया ब्रश भी लगा, तो ब्रश पे भी आपका 1 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है पर ब्रश पे, तो 2 ब्रश है तो ये 2 वोल्ट, और सबको जोड़ देंगे तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी हम लोग को IA पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ड्रॉप निकालना मेरे को है ना। तो IA की अगर बात करें तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा, फील्ड करंट प्लस जो आपका लोड करंट होगा। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे लोड करंट इजीली निकाल सकते हैं, पावर रेटिंग दिया, वोल्टेज दिया हुआ, तो ओवरऑल कैसे निकल जाएगा IL लोड करंट क्या हो जाएगा, पावर यानी 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कर देंगे इसको 250, 4 बार में चला जाएगा और ये हो जाएगा 5 हो जाए 20 यानी 200 एम्पियर। लोड करंट आ गया मेरा 200 एम्पियर। और फील्ड करंट की बात करें तो ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक का वोल्टेज जो AB के क्रॉस वोल्टेज होगा वही मेरा फील्ड के क्रॉस भी होगा, यानी कितना था 260 था ना, यहाँ से लेके यहाँ तक वोल्टेज 260, तो यही 260 फील्ड के क्रॉस भी होगा। तो फील्ड करंट अगर मैं निकालूँ यहीं पे तो वोल्टेज यानी 260 डिवाइडेड बाय कितना है 65 है ये। तो ओवरऑल इसको आप सॉल्व कीजिएगा। क्या उसी कहाँ गया, एक मिनट भाई, सॉल्यूशन है ही हम लोग के पास ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है ये, 17 नंबर। ठीक है, तो 17 नंबर का हम लोग का। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आ जाएगा भाई 4 एम्पियर आ जाएगा ये। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 4 एम्पियर। तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, फील्ड करंट और लाइन करंट क्या हो, ये दोनों मिलकर आइए बनेगा, यानी आर्मेचर करंट मेरा कितना आ जाएगा 104। ठीक है, सॉरी 204। ठीक है, ये 200 है और ये 4 एम्पियर, तो 204 यानी 204 गुना RA का वैल्यू दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 0.05 प्लस इसमें 2 वोल्ट। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल आपका वैल्यू आएगा भाई 272.2 वोल्ट। ओके, इतना वोल्टेज आ जाएगा। ठीक है, 272.2। तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला देखिए क्या बोलता है, इन द क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ जनरेटर, यानी स्पीड पूछा है अब, तो स्पीड भी हम लोग का निकल जाएगा। स्पीड देखिए कैसे निकलेगा, देखिए अभी हम लोग यही वाला फार्मूला लगाएंगे, जो फर्स्ट फार्मूला हम लोग का ये फेल हो गया था इस क्वेश्चन के लिए। EG इक्वल टू 5ZNP डिवाइडेड बाय 60A, और A की जगह यहाँ पे मैं डायरेक्ट 2 लिखूंगा क्योंकि वेव वाइंडिंग है ये। EG अभी जस्ट कैलकुलेट, तो सबसे पहले N की बात करते हैं। N इक्वल टू क्या हो जाएगा, EG इंटू 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो जाएगा फ्लक्स, कंडक्टर और पोल। तो EG का वैल्यू अभी जस्ट निकाला 272.2 इंटू 60 दूनी 120 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डिवाइडेड बाय फ्लक्स मेरा कितना है 30 मिली वेबर, यानी 30 गुना इसको वेबर में चेंज कर देंगे, गुना Z मेरा यहाँ पे 390 था
और पोल मेरा यहाँ पे कितना था, 4 था। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ओवरऑल तो आपका यहाँ से जो वैल्यू आएगा भाई ये आ जाएगा 697.94। समझ में आया? तो ये 6.9 है, यानी ओवरऑल इसको क्या 698 आरपीएम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा सर थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 119 बोल रहा है आपके पास एक शंट जनरेटर है। ठीक है, तो शंट जनरेटर में भाई आप एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि शंट जनरेटर में ज़्यादातर केसेस में, ठीक है, सब डाटा दिया होता तो ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो मेरा फील्ड रेजिस्टेंस, जिसको मैंने अभी फील्ड वाइंडिंग उसे रेजिस्टेंस मैंने सिर्फ दिखाया, तो यहाँ से जो करंट चलता है ना आइए, ओके, इधर मेरा लोड लगा हुआ, तो मैंने आपको बताया था इसका रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है, तो जो करंट आता है जिसको हम लोग फील्ड करंट बोल रहे हैं ये काफ़ी नेग्लिजिबल होता है एज कम्पेयर टू लाइन करंट, क्योंकि लाइन करंट मेरा मच ग्रेटर देन होता है आईएफ के मुकाबले। ठीक है, तो हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि आईए जो होगा अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा आईएल के। ठीक है, यानी इसको एक तरीके से हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है मेरे पास एक शंट जनरेटर है, हैज़ अ फुल लोड करंट। ठीक है, आगे आते हैं फुल लोड करंट, यानी जब हम लोग फुल लोड लगाएंगे तो यहाँ पे जो करंट एक तरीके से खींचेगा ये है 196 एम्पियर। कितने वोल्टेज पे? तो 220 वोल्ट पे। क्वेश्चन पहले हम लोग डायग्राम पहले बना लेते हैं। ये हो गया आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा देता है। ये आपका फील्ड रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आपका लोड हो गया। तो इधर जो करंट आएगा ये आएगा 196 एम्पियर, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा आपका ये दिया हुआ आपका 220 वोल्ट। बोलता है द स्ट्रे लॉसेस, कल ही मैंने आपको बताया था स्ट्रे लॉसेस का मतलब क्या होता है। स्ट्रे लॉसेस का मतलब होता है भाई स्ट्रे लॉसेस, इसमें 2 लॉसेस आ जाते हैं आपके। सबसे पहला आपका आयरन लॉस जिसमें आपका ईडी और हिस्टेरिसिस लॉस आ जाएगा, प्लस इसमें आपका मैकेनिकल लॉस कहने का मतलब विंडेज और फ्रिक्शन लॉसेस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे मैकेनिकल लॉस कर देता हूँ। तो ओवरऑल इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, ये आपका 720 वॉट। ओके, 720 वॉट दिया हुआ है। बोलता है शंट फील्ड कॉइल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है 55 ओम। आगे बोलता है इट हैज़ अ फुल लोड एफिशिएंसी दिया हुआ 88% मीन्स 0.88। 88 को 100 से भागा दे देंगे क्योंकि परसेंट है तो परसेंट नीचे आ जाता है। ठीक है, तो 0.88 लिख सकते हैं। बोलता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्मेचर रेजिस्टेंस, इस आरए का आपको वैल्यू बताना है भाई। ओके, तो ओवरऑल समझिए। अब हम लोग इसके लिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए मेरे को आरए चाहिए, तो आरए मैं कैसे निकाल सकता हूँ, जो भी पूछता है क्वेश्चन में उसके ऊपर पहले फोकस कीजिए। आरए कैसे निकाल सकता है, सबसे पहले देखिए अगर मैं कॉपर लॉस की बात करूँ, आई ए स्क्वायर आर ए ये फार्मूला होता है। अगर कॉपर लॉस मेरे को पता चल जाता तो ओवरऑल आई ए मैं निकाल सकता हूँ, तो ओवरऑल आर ए निकल जाता। ठीक है, यानी कॉपर लॉस निकालना पड़ेगा, आई ए निकालना पड़ेगा, तब जाके मेरे को आर ए मिलेगा। सही बात है। या फिर हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ई जी इक्वल टू क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस आई ए आर ए ड्रॉप, है ना। तो इसमें भी हम लोग आर ए निकाल सकते हैं कब, जब मेरे को वी टी पता चल जाए। वी टी मेरे को ऑलरेडी पता है, ई जी मेरे को निकालना पड़ेगा, है ना। अब ई जी नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि ई जी निकालने के लिए आपको आर ए का वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि ई जी का ही फार्मूला ना वी टी प्लस आपको करना पड़ेगा। तो आर ए तो पता ही नहीं है ना, तो ये भी फार्मूला फेल हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोगों के पास यही सिर्फ है, यानी लॉसेस के ऊपर काम करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं देखूँ, क्योंकि मेरे को टर्मिनल पे करंट भी पता चल गया, लाइन करंट, और यहाँ पे वोल्टेज भी पता चल गया, तो यहाँ पे कितना पावर एक तरीके से मेरे को मिलेगा ये हम लोग देख सकते हैं। और जो भी पावर मिलेगा वो मेरा क्या होगा, आउटपुट पावर होगा, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो आउटपुट पावर होगा, आउटपुट पावर कितना हो जाएगा 196 इंटू 220 वोल्ट। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ओवरऑल इसका वैल्यू आ जाएगा भाई 43120 वोल्ट। ठीक है, ये मेरा एक तरीके से आउटपुट पावर हो गया। अब यहाँ पे एफिशिएंसी ऑलरेडी दिया हुआ है ना, तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, क्योंकि आपने एफिशिएंसी के रिगार्डिंग बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है ना, जैसे आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा कि जो एफिशिएंसी का वैल्यू दिया 88%,
ये किसका दिया हुआ है, ओवरऑल एफिशिएंसी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लिखा फुल लोड एफिशिएंसी। तो फुल लोड एफिशिएंसी से आप क्या समझते हैं, तो ओवरऑल समझिए ये जो फुल लोड एफिशिएंसी दिया भाई, इसके लिए पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए हम लोग को पता है कि इस जनरेटर के अंदर हम लोगों ने टोटल पावर दिया हुआ जो कि मेरा मैकेनिकल पावर होगा, सही बात है। ये मैकेनिकल पावर में से यहाँ से निकल गया होगा स्ट्रे लॉसेस, ठीक है। स्ट्रे लॉसेस जो कि ऑलरेडी आपका दिया हुआ कितना 720 वॉट है ना, ये निकल गया। उसका जो भी बचा होगा यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिकल पावर आया होगा EG इंटू IA, ठीक है, क्लियर हो गया। और इलेक्ट्रिकल के टर्म में कहें तो ये मेरा क्या होगा, इनपुट पावर होगा, समझ में आया। इलेक्ट्रिकल का टर्म कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई स्ट्रे लॉसेस को छोड़ करके उसके बाद जो भी इसके अंदर पावर जनरेट हुआ उस पावर का कुछ हिस्सा यहाँ पे ड्रॉप हुआ होगा कॉपर लॉस में, कुछ हिस्सा इसके क्रॉस ड्रॉप हुआ होगा, फील्ड के अंदर कॉपर लॉस होगा उसमें, है ना। उसका जो भी बचा होगा आपको फिर यहाँ पे लोड पे देखने को मिला होगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो मैकेनिकल पावर मेरा टोटल पावर होता है, इसमें से स्ट्रे लॉसेस निकल गया तो मेरा ये टोटल इलेक्ट्रिकल जो पावर जनरेट हुआ वो, यानी इलेक्ट्रिकल का टर्म आप कहें तो ये मेरा इनपुट पावर हो गया, टोटल पावर जनरेट हुआ। उसके बाद इसमें से आपका कॉपर लॉस हो जाएगा, 2 कॉपर लॉस होगा, IA² यानी आर्मेचर का और फील्ड के क्रॉस का। उसका जो भी बचेगा वो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे VT इंटू IL के बराबर होगा, आउटपुट के बराबर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए भाई मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर कॉपर लॉस निकालूं, ठीक है, कॉपर लॉस किसका, फील्ड का हम लोग निकाल सकते हैं, ओके, क्योंकि ये शंट मोटर है तो शंट मोटर में जो कॉपर लॉस होता है किसके क्रॉस, फील्ड के क्रॉस, ये भी कांस्टेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट हो गया 220 और रेजिस्टेंस हमारा ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो ओवरऑल यहाँ से जो मतलब जो लॉसेस देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे निकालता हूँ पहले, जो मेरा कॉपर लॉस होगा किसके क्रॉस, फील्ड के क्रॉस, IF² इंटू RF होगा। तो अगर मैं यहाँ पे IF कैलकुलेट करूँ, है ना, तो IF आप निकाल सकते हैं, नहीं तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। IF की अगर बात करें तो IF कितना हो जाएगा भाई, साइड में निकालता हूँ, वोल्टेज है मेरा यहाँ पे 220 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 55, है ना, रेजिस्टेंस 55 दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे 11 से 5 बार में, ये 11 से 2 बार में, ठीक है, यानी आ जाएगा 5 हो जाए 20 यानी 4 एम्पियर। यहाँ पे कर लीजिए 4 का स्क्वायर गिनो 55, ओके। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका IF का वैल्यू मतलब फील्ड के अंदर जो कॉपर लॉस देखने को मिलेगा ये आ जाएगा 880 वॉट, ठीक है। अब देखिए स्ट्रे लॉसेस दिया हुआ था क्योंकि कांस्टेंट लॉस होता है, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस कांस्टेंट लॉस होता है, और शंट में आपका ये जो वाइंडिंग में कॉपर लॉस हुआ ये भी कांस्टेंट लॉस होता है, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल अगर हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट लॉस की बात करें जिसको हम लोग WC से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना हो जाएगा 720। मेरा स्ट्रे लॉसेस था और ये मेरा एक तरीके से शंट फील्ड वाइंडिंग में कॉपर लॉस हो गया। इसको जब आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 1600 वॉट, ठीक है। ये मेरा टोटल कांस्टेंट पावर हुआ, ठीक है। अब देखिए भाई हम लोग यहाँ पे इस एफिशिएंसी के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। इस एफिशिएंसी को हम लोग कौन सा एफिशिएंसी लेकर चले, ओवरऑल अगर हम लोग एफिशिएंसी लिखते हैं तो सीधी सी बात है, आउटपुट तो मैंने निकाल लिया, आउटपुट मेरे को पता है यहाँ पे, ठीक है, 196 इंटू 220, ठीक है। अब यहाँ से इनपुट मेरा निकल जाएगा क्योंकि एफिशिएंसी मेरा दिया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि इनपुट जो निकलेगा ये इनपुट कौन सा होगा भाई, मैकेनिकल होगा या फिर कहिए ये वाला होगा, ये सोचने वाली बात है ना। तो ओवरऑल देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इनपुट निकालता हूँ, ठीक है। इनपुट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनपुट पावर क्या हो जाएगा, एक तरीके से आउटपुट यानी 196 इंटू 220 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 0.8 करना पड़ेगा, 88, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो इनपुट पावर आ जाएगा आपका, इनपुट पावर आएगा भाई आपका 49000 वॉट। ये मेरा एक तरीके से इनपुट पावर है। अब देखिए और कांस्टेंट लॉसेस हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है। तो ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे टोटल लॉस की बात करूँ, टोटल लॉस, तो टोटल लॉस क्या होगा, ये मेरा इनपुट पावर आया। अब ये इनपुट पावर कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का टर्म में, मैकेनिकल हम लोग को नहीं पता, ठीक है, बस अब समझिए इनपुट पावर है मेरा, ओके। तो ओवरऑल यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इनपुट पावर मेरा है 49000, यानी मैं टोटल दे रहा हूँ, ठीक है। आउटपुट पावर मेरे को कितना मिल रहा है, ये था आपका आउटपुट पावर आया था आपका 43120 वोल्ट। तो ओवरऑल
ये मेरा टोटल इनपुट है, ये मेरा टोटल आउटपुट है। तो अगर मैं टोटल लॉस की बात करूँ, टोटल लॉस क्या हो जाएगा भाई बताइए, टोटल लॉस, ठीक है। टोटल लॉस की अगर मैं बात करूँ, ये हो जाएगा इनपुट में से आउटपुट घटा देंगे 43120, तो और मेरे को यहाँ पे टोटल लॉस मिल जाएगा। यहाँ से इसको जब आप निकालिएगा तो ये आ जाएगा आपका इसको माइनस ही कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है नोट्स में भाई, जहाँ मन तहाँ लिखा हुआ है। -43120 ये आ जाएगा 5880 वॉट, ठीक है। ये मेरा एक तरीके से क्या हो गया, टोटल लॉस हो गया। अब इसी में क्या होगा मेरा, ये वाला भी लॉस होगा, कांस्टेंट लॉस, और इसी में क्या होगा मेरा एक तरीके कॉपर लॉस भी होगा, ठीक है भाई। तो ओवरऑल हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो मेरा टोटल लॉस होता है, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल लॉस जो होगा, जिसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को यहाँ पता चल गया। टोटल लॉस क्या होता है मशीन में बताइए, जो मेरा कांस्टेंट लॉस है वो प्लस जो मेरा वेरिएबल लॉस है वो, है ना। तो हम लोगों ने कांस्टेंट लॉस देखा, स्ट्रे लॉसेस निकाल लिया, शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो लॉस था वो भी निकाल लिया, तो मेरा टोटल कांस्टेंट लॉस आ गया, ठीक है। 1600 लिख देता हूँ, प्लस वेरिएबल लॉस क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे IA² RA बचा, ठीक है। और ओवरऑल टोटल लॉस अभी जस्ट मैंने यहाँ पे निकाला है 5880। तो यहाँ से मेरे को IA² RA का वैल्यू पता चल जाएगा, यानी यहाँ से अगर आप देखें IA² RA इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा, ठीक है, माइनस कर देते हैं 1600, ये आ जाएगा आपका 4280, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग को यहाँ से आइए का वैल्यू निकलेगा, आइए का देखते हैं, आइए भी चाहिए ना, यानी यहाँ से हम लोग आर का चाहिए, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4280 और IA²। तो आइए हम लोग देखते हैं आइए निकलेगा या नहीं निकलेगा। आइए ऐसे निकल जाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने देखिए निकल जाएगा, उसको यहीं पे निकाल देता हूँ मैं। मेरा लोड की तरफ है नहीं, जो लाइन करंट था मेरा कितना था 196 एम्पियर, और जो मेरा फील्ड के अंदर करंट था, क्योंकि अभी जस्ट हम लोगों ने फील्ड के अंदर कॉपर लॉस निकाला था, ठीक है, कितना था आपका, ये 220 डिवाइडेड बाय आपका था ये 55, तो आपका 4 एम्पियर आया था, ठीक है। यानी ये हो जाएगा ओवरऑल 200 का स्क्वायर, ओके। आइए आपका 200 है, तो उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ओवरऑल, तो आर ए का जो वैल्यू आएगा भाई, ये आ जाएगा आपका, यहाँ से आर ए का वैल्यू आ जाएगा 0.107, ठीक है। ये आपका आर ए का वैल्यू होगा, फाइनल आंसर, ओके। लेकिन इस पे आपको सोचना है थोड़ा सा, ठीक है, कि ये जो मेरा पावर है ना, इनपुट पावर, ये अब कौन सा होगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये मैकेनिकल पावर ही होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया है, ये इसको टोटल पावर माना है, टोटल इनपुट पावर मीन्स मैकेनिकल पावर है, ये टोटल आउटपुट है। तो उसमें जो लॉसेस मिला, ये जो भी लॉसेस आया भाई, आ गया हम लोग का टोटल लॉस, ठीक है, ये होगा टोटल लॉस आ गया, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, अभी जस्ट मैंने लिखा, तो ये ओवरऑल क्या होगा आपका, ये मैकेनिकल पावर है, ठीक है, मैकेनिकल पावर, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया आपका, टोटल कांस्टेंट लॉस भी आ गया और टोटल वेरिएबल लॉस भी आ गया, ओके। तो ओवरऑल इस तरीके से आपको सोचना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो फिर से डिलीट करता हूँ, फिर से पेज को इंपोर्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन व्हाट इज द लोड करंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो हम लोग ऑलरेडी पता है मैक्सिमम एफिशिएंसी तब होता है जब आपका कांस्टेंट लॉस क्या हो जाए, वेरिएबल लॉस के बराबर हो जाए, IA² RA, है ना। तो ओवरऑल इस केस में आपका भाई ऑलरेडी जब आप पीछे में कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, इसी बुक में आपका डेरिवेशन किया गया है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए। तो आपको अभी जस्ट बताया था कि शंट में हम लोग क्या करते हैं, खासकर ये मैक्सिमम एफिशिएंसी को प्रूव करने के लिए, इजी कैलकुलेशन रखने के लिए, ये जो आपका IA था, जो कि था आपका ISH यानी फील्ड करंट प्लस IL ही था ना, तो इस फील्ड करंट को वहाँ पे नेग्लिजिबल मान रखा है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो IL होता है मच ग्रेटर देन होता है IF के मुकाबले, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे IA इसको अगर आपने नेग्लिजिबल मान लिया, तो ओवरऑल आप क्या कह सकते हैं, IA जो होगा मेरा IL के बराबर होगा, समझ में आया। तो ओवरऑल जो मेरा इक्वेशन बनता है ये हो जाता है, IA की जगह हम लोग IL लिख सकते हैं, IL कुछ नहीं आपका लोड करंट होता है, ठीक है। तो वही ना पूछा है व्हाट इज द लोड करंट, ठीक है। IL का वैल्यू क्या होगा अगर आपको यहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो, ठीक है। तो IL² RA लिख देंगे, क्लियर हुआ। तो यहाँ से अगर मैं IL की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लॉस डिवाइडेड बाय RA, और इसका स्क्वायर इधर है तो रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। कांस्टेंट लॉस अभी आपने जस्ट निकाला था 1600 डिवाइडेड बाय RA आपका
कितना था आपका 107। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 122.3 एम्पियर। ठीक है, तो सेकंड आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द करंट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर एन आइडियल कम्यूटेशन। तो ये स्ट्रेट लाइन होता है भाई। ठीक है, कम्यूटेशन में आपको थोड़ा सा इसी लेक्चर में हिंट दूंगा लास्ट में, और ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग लास्ट में करते हैं। ठीक है, 121 और 122 पहले आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ मल्टीपोलर डीसी मशीन, ठीक है, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ फाई जेड एन द आर्मेचर ईएमएफ। तो किस में सबसे ज़्यादा होता है भाई, तो आर्मेचर ईएमएफ किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, वेव में। ठीक है, वेव में जो होगा ईएमएफ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू लैप वाइंडिंग। देखिए फर्स्ट केस में आपको बता रहा हूँ, केस 1 में मान लेते हैं मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर मीन्स मिनिमम पोल कितना हो सकता है बताइए, मिनिमम पोल मेरा एक पेयर हो सकता है। एक पेयर कहने का मतलब 2 पोल, नॉर्थ और साउथ। तो मल्टीपोलर मतलब क्या, हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे 4 पोल लेके चलते हैं। ठीक है, 4 पोल का मशीन है। तो अगर मैं फर्स्ट केस में लैप वाइंडिंग कर रहा हूँ तो ओवरऑल यहाँ पे ईएमएफ कितना होगा बताइए, ईएमएफ हो जाएगा हमारा फाई, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ सेम रखना, फ्लक्स भी सेम, कंडक्टर भी सेम, स्पीड भी सेम। ठीक है, तो फाई जेड एन पी डिवाइडेड बाय 60, और क्योंकि लैप वाइंडिंग कर रहे हैं तो ए की जगह आपको 4 रखना पड़ेगा। ठीक है, और वही अगर हम लोग सेकेंड केस में वेव वाइंडिंग करें तो यहाँ पे जो ईजी होगा ये क्या हो जाएगा, फाई जेड एन पी डिवाइडेड बाय 60, और यहाँ पे पैरेलल पाथ कितना होगा, सिर्फ 2 होगा। समझ में आया। तो इसमें देखिए वही फ्लक्स है, इसमें वही फ्लक्स है, वही कंडक्टर है, यहाँ पे कंडक्टर है, वही स्पीड है, वही पोल है, यही पोल है। बस यहाँ पे क्या हो गया, ऊपर में सेम है, दोनों में आपका न्यूमरेटर सेम है, यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर कम हो गया ना। तो डिनोमिनेटर कम गया तो ईजी आपका ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। नहीं तो ऑलरेडी मैंने आपको वाइंडिंग में ओपन करके बताया था कि वेव वाइंडिंग में क्योंकि सिर्फ 2 पैरेलल पाथ मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा, इसमें आपका जो नंबर ऑफ कंडक्टर होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और सारे कंडक्टर में जो भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट वो सब जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके जुड़ने के चलते क्योंकि कंडक्टर ज़्यादा है यहाँ पे सीरीज में सब है ना, क्योंकि जो भी टोटल कंडक्टर होगा भाई उससे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 2 ही पैरेलल पाथ बनाना है। तो यहाँ पे जो आपको कंडक्टर देखने को मिलेगा सीरीज में, यहाँ पे जनसंख्या बढ़ जाएगा इसका, तो सब 1-1 वोल्ट अगर अपना रहा है तो ओवरऑल सबको जोड़ने पे यहाँ से वोल्टेज आपका ज़्यादा देखने को मिलता है। वही वोल्टेज इधर वाले कॉइल में भी होगा, है ना, पैरेलल पाथ में। तो इतना हिंट काफ़ी है, याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द डमी कॉइल इन अ डीसी मशीन। तो मैंने आपको बताया डमी कॉइल का कॉन्सेप्ट हमेशा वेव वाइंडिंग में आता है भाई। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वेव वाइंडिंग में जो डमी कॉइल यूज़ कर रहे हैं उसमें करंट एक तरीके से नहीं प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सिमेट्रिक एक तरीके से रखना चाह रहे थे। ठीक है, तो ओवरऑल ये सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसके लिए हम लोग सॉल्व करते हैं, 125 नंबर सॉल्व करते हैं। बोल रहा है एक हम लोग के पास 6 पोल लैप वाउंड डीसी मशीन है। ठीक है, जिसमें आपका पोल दिया हुआ 6, लैप वाइंडिंग किया हुआ आपने, तो A = 6 हो जाएगा, पैरेलल पाथ 6 ही होगा। बोलता है आर्मेचर रेजिस्टेंस ये दिया हुआ 0.05 ओम। इफ़ द आर्मेचर इज रिवाउंड यूजिंग अ वेव वाइंडिंग, अगर हम लोग ये फर्स्ट केस में लैप वाइंडिंग किया और सेकंड केस में बोल रहा है अगर हम लोग यहाँ पे वेव वाइंडिंग करें तो वेव वाइंडिंग कहने मतलब क्या, A = 2 हो जाएगा। तो बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस क्या होगा। देखिए पूरा वाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट केस पे काम कर रहे हैं हम लोग, केस 1। तो देखिए इसमें 6 पोल है, मीन्स 6 पैरेलल पाथ बनेगा इस तरीके से, और इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ कि पर पैरेलल पाथ में इस तरीके से कंडक्टर है। ठीक है, तो शॉर्टकट करने के लिए ऐसा समझिए। ठीक है, 1 पाथ 2 पाथ 3 पाथ 4 पाथ 5 पाथ और 6 पाथ। ठीक है, तो पर पाथ में हर एक पाथ में सब पैरेलल होगा इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसा समझिए। तो हर एक पाथ में मैं टोटल कंडक्टर मान रहा हूँ भाई कि जेड है, ये कंडक्टर ये कंडक्टर ये कंडक्टर, समझ में आया। तो टोटल मैंने यहाँ पे जेड कंडक्टर बोला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर इन ईच पाथ, ईच पैरेलल पाथ कितना है मेरा, जेड है। ठीक है, और इसमें आपका दिया हुआ है कि जब लैप वाइंडिंग कर रहे हैं तो जो मेरा आर्मेचर रेजिस्टेंस है ये 0.05 ओम है। तो मैंने आपको बताया था ये जो आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है भाई ये क्या होता है, ओवरऑल जो अंदर में आपका पैरेलल पाथ है उन सब का आर इक्विवेलेंट निकाल करके हम लोग ये फाइनल वैल्यू बताते हैं। क्लियर हुआ। तो ओवरऑल देखिए एक लाइन में और लिखता हूँ, हर एक पाथ में मैंने आपको बताया कि जेड कंडक्टर है, और हर एक पाथ में, ठीक है, हर एक पाथ में लिखता हूँ टोटल नंबर या फिर कहिए टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस जो है मेरा
रेजिस्टेंस इन ईच पैरेलल पाथ, ईच पैरेलल पाथ, ये मेरा मान लेते हैं कैपिटल आर। भाई मेरे ये एक कंडक्टर है तो इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, ये भी कंडक्टर इसका रेजिस्टेंस होगा, इसका भी रेजिस्टेंस है। सबको जोड़ने पे, इन चारों को, क्योंकि सब सीरीज में है तो जोड़ने पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस मिलेगा ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि हर एक पाथ का जो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस है ये मैंने आर ओम बता दिया, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं आर इक्विवेलेंट निकालूँ, इसका भी आर ओम होगा, इसका भी आर ओम होगा, इसका भी आर ओम, इसका भी आर ओम, है ना। तो ओवरऑल अगर मैं करूँ कि टोटल मेरे को आर इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या हो जाएगा बताइए, r/6, क्योंकि सब पैरेलल में तो सबका सेम वैल्यू, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। और r इक्विवेलेंट आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है ना, यानी 0.05 दिया हुआ है, क्योंकि आर्मेचर है इसमें मतलब क्या, इसी का इक्विवेलेंट निकाल कर फाइनल वैल्यू बताता है वो, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ से r/6 तो 6 यहाँ पे गुना हो जाएगा, ठीक है। भाई मेरे ये वैल्यू दिया 0.05, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो r का वैल्यू मिल जाएगा। मतलब हर एक पैरेलल पाथ का मेरे को रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो जब गुना कीजिएगा तो यहाँ से r का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.30 आ जाएगा, ठीक है, इतना ओम आ जाएगा। ओके, तो मेरे को हर एक पैरेलल पाथ का मेरे को वैल्यू मिल गया, r इक्वल टू 0.30। ओके, अब देखिए इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग सेकंड केस पे आते हैं, ठीक है। सेकंड केस में क्या कर रहे हैं भाई, सबसे पहले इसमें देखिए एक चीज और समझिए कि अगर मेरा एक पैरेलल पाथ में z कंडक्टर है, ठीक है, कितना कंडक्टर है, z कंडक्टर, ठीक है। तो भाई इस तरीके का 6 पैरेलल पाथ है, तो कितना टोटल कंडक्टर होगा इसमें, कितना टोटल कंडक्टर आपने यूटिलाइज किया होगा। तो मैं लिखता हूँ एक पाथ में, एक पैरेलल पाथ में मेरा यहाँ पे z कंडक्टर है, तो मेरे पास टोटल यहाँ पे 6 पैरेलल पाथ है। तो 6 पैरेलल पाथ में कितने कंडक्टर हो जाएंगे, 6z, इतना ये मेरा टोटल कंडक्टर हुआ। यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल कंडक्टर, ठीक है। इतना टोटल कंडक्टर यूज करके आपने क्या किया हुआ था, लैप वाइंडिंग बनाया हुआ था। अब इसी सेम कंडक्टर को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस में वेव वाइंडिंग बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे वेव वाइंडिंग में यहाँ पे लिखता हूँ केस 2 का स्टडी चल रहा है, ठीक है, यानी वेव वाइंडिंग। तो वेव वाइंडिंग में आपको पता है भाई कि a इक्वल टू कितना होता है, 2 होगा। यानी यहाँ पे अब ये टोटल जो कंडक्टर है इसे आपको सिर्फ 2 ही पैरेलल पाथ बनाना है। तो मैं लिखता हूँ 2 पैरेलल पाथ बनाना सिर्फ, ठीक है। यानी ये टोटल कंडक्टर है। जैसे मान लो न्यूमेरिक वैल्यू से सुना, मान लेते टोटल कंडक्टर 100 होता भाई, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे मेरे को 2 ही पैरेलल पाथ बनाना था इस तरीके से वेव बाइंडिंग में। इसका मतलब क्या, 50 कंडक्टर इधर आ जाता और 50 कंडक्टर इधर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके का यहाँ पे ब्रश होता मेरा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। सो टोटल कंडक्टर से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही पाथ बनाना है यहाँ पे। तो 100 कंडक्टर अगर होता तो 50 इधर और 50 इधर हो जाता। लेकिन मेरा यहाँ पे भाई कितना है टोटल कंडक्टर, 6z है, 6z। तो इसको मेरे को 2 पार्ट में तोड़ना है। इसको 6z को 2 पैरेलल पाथ बनाना है, इसको 2 से भागा दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3z आ जाएगा। यानी हर एक पाथ में जो टोटल कंडक्टर होगा ये कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा। क्लियर हुआ, इसमें भी कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ओके, अब देखिए हम लोग को यहाँ पे ऑलरेडी पता है कि लैप में इधर आपका टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितना था, Z, और Z कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस था टोटल, Z कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना था, अभी जस्ट आपने कैलकुलेट किया ना, 0.30। ओके, तो यहाँ का अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि Z कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था ये था मेरा 0.30। तो एक कंडक्टर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, एक कंडक्टर हो तो कितना हो जाएगा, 0.30 डिवाइडेड बाई Z। तो मेरे पास यहाँ पे टोटल कितने कंडक्टर है, ऐसे 3z है, ये टोटल कंडक्टर बना इस एक पाथ का। तो कितना हो जाएगा बताइए, 0.30 डिवाइडेड बाई z गुना 3z। ओके, ये z है आपका, तो ये z से z कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.9। यानी इसका एक पैरेलल पाथ का टोटल जो रेजिस्टेंस आ गया 0.9। उसी तरीके से इसमें भी आपका 3z है तो इसका भी रेजिस्टेंस निकल जाए, यानी इसमें भी कितना 0.9। अब इन दोनों, ये दोनों पैरेलल में भाई, तो पैरेलल करना तो क्या, इसका क्या करना पड़ेगा, यानी अब जो मेरा R इक्विवेलेंट होगा जिसको हम लोग RA बोलेंगे वेव बाइंडिंग के लिए, क्या हो जाएगा आपका 0.9 इंटू 0.9 डिवाइडेड बाय, दोनों पैरेलल है ना, इस तरीके से कर लेंगे। तो उसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका 0.45 ओम आएगा, ठीक है। या फिर सीधे सीधे कहिए, जब दोनों सेम रेजिस्टेंस होता है तो इसको जितना पाथ होता है उसे डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे 0.9 डिवाइड बाई 2 कर दें तो 0.45 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ये फाइनल आंसर हो गया। आगे आते हैं, अब फिर से पेज इंपोर्ट करता हूँ। वाइंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। वाइंडिंग पढ़िए अगर आपको नहीं समझ में आया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, इन अ 4 पोल 25 किलोवाट 200 वोल्ट वेव बाइंडिंग डीसी शंट जनरेटर द करंट इन ईच पैरेलल पाथ विल बी। तो देखिए भाई, हम लोग को पता है
कि वेव वाइंडिंग में यहाँ पे दो पाथ बनेगा, ठीक है, भले ही पोल कितना भी हो, है ना। इस तरीके का मैंने दिखा दिया, ये दो पैरेलल पाथ है, ठीक है। ओके, यहीं पे ऐसे बनाइए, वैसे बनाइए, जैसे बनाना वैसे बना सकते भाई, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्रश है मेरे यहाँ पे, तो यहाँ से जो भी करंट आएगा, और इसको मैं यहाँ से जो भी करंट आ रहा होगा भाई, और इसका एक और डायग्राम मैं दिखाता हूँ आपको। ये मेरा एक तरीके से आर्मेचर, ये मेरा ब्रश, ये आर्मेचर रेजिस्टेंस, ये फील्ड वाइंडिंग, इधर मेरा एक तरीके से लोड कितना लगा हुआ है, बोलता है 25 किलोवाट, कितने वोल्टेज पे, 200 वोल्ट पे, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए, इस आर्मेचर के अंदर इस तरीके का इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी भाई मेरे यहाँ से जो भी करंट निकलेगा ना, समझे, यहाँ पे EMF इंड्यूस्ड हुआ होगा इनके अंदर, और EMF इंड्यूस हुई क्योंकि सर्किट क्लोज है, यहाँ पे लोड लगा तो ओवरऑल क्या होगा, करंट निकलेगा। तो इसके अंदर जो आर्मेचर के अंदर जो करंट होता है भाई, जैसे मान लीजिए ना, यहाँ से आइए जो भी चल, सबसे पहले देखिए करंट कितना आएगा, यहाँ पे देखिए करंट टोटल देखते हैं कितना आता है। और इसमें फील्ड के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ जानकारी, है ना, इसमें फील्ड के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दिया हुआ, तो हम लोग इधर जो फील्ड करंट आएगा उसको नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, ठीक है। इधर रेजिस्टेंस नहीं पता तो कैसे हम निकालेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं जो IA होगा ये मेरा क्या होगा, IL के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ पावर रेटिंग दिया वोल्टेज, तो हम लोग करंट निकाल सकते हैं, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब पावर इक्वल टू VI होता है ना, तो I यहाँ से निकाल दिया, I इक्वल टू पावर मेरा कितना है, 25 गुना 1000 डिवाइडेड बाय 200, 5 बार में 25 125 एम्पियर मीन्स, और यही IL, यही मेरा क्या IA है, यानी यहाँ से 125 एम्पियर आ रहा है। तो ओवरऑल समझिए कि 125 एम्पियर यहाँ से निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर में, इसके अंदर में क्या हो रहा होगा, ये इधर से आधा करंट आ रहा होगा 62.5, इधर से आधा करंट आ रहा होगा 62.5, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे मिल करके ऐड हो गए। मतलब आर्मेचर के अंदर जो करंट होता है भाई, जो भी आपका आर्मेचर करंट है ना, जो भी आपका IA होगा, जैसे IA इक्वल यहाँ पे 125 है IA, इसके अंदर कितना होता है, IA/2 होता है, ठीक है। IA/2, इसमें भी आपका IA/2, क्लियर हुआ। तो मैं जितना पैरेलल पाथ होता है उतने में ये करंट डिवाइड हो जाता है, तो वेव वाइंडिंग उसे दो ही पाथ में डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो बोलता है द करंट इन ईच पैरेलल पाथ, तो आपका 62.5 एम्पियर आ जाएगा। इस तरीके सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने कम्यूटेशन के ऊपर। कम्यूटेशन भाई अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसमें करीब आपका 6 से 7 लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। देखिए, आइडियल कम्यूटेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और बोलता है 22 नंबर भी देख लीजिए, द आइडियल कम्यूटेशन इन अ कॉइल इज नॉट पॉसिबल। आइडियल कम्यूटेशन पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस के कारण। कॉइल के चलते आपका दो इंडक्टेंस आता है भाई, एक सेल्फ और एक म्यूचुअल, ठीक है, उसके चलते। और इंडक्टेंस का क्या प्रॉपर्टी होता है कि करंट अगर आपका सडनली चेंज होना चाहता है तो उसको चेंज होने नहीं देता है, ठीक है, समझ में। तो देखिए, सबसे पहले समझिए कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे ओवरऑल मैं रिव्यू दूंगा, ज़्यादा हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे। देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी वाइंडिंग पढ़ा हुआ था भाई। वाइंडिंग में मैंने आपको सीक्वेंस डायग्राम बताया था। सीक्वेंस डायग्राम कहने का मतलब क्या, लैप वाइंडिंग रिवाइज करवाओ, तो हमने देखा था ये इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड था, फिर ऐसे था, ऐसे था, फिर ऐसे था, फिर ऐसे था, इस तरीके से था ना। उसका फिर हम लोग देखा था कि अगर एक कंडक्टर है तो एक जो है 8 से कनेक्टेड था, है ना। तो हम लोगों ने फिर क्या किया था कि इसके बीच में बहुत सारा कंडक्टर आ जा रहा था, है ना, समझ में। तो हम लोगों ने क्या किया, सीक्वेंस डायग्राम बनाया था। सीक्वेंस डायग्राम का मतलब कि अगर ये एक है तो ये 8 से कनेक्टेड है, तो ऐसे मैंने 8 को इसी के बगल में रख दिया, फिर ये 8 किसी से कनेक्टेड होगा तो इसको इसके बगल में रख दिया, है ना, समझ में। तो सीक्वेंस डायग्राम वाला ये वाइंडिंग दिखाया गया है। इस तरीके का वाइंडिंग हम लोग कैसे करते हैं, कुछ नहीं है, सीक्वेंस डायग्राम है, ठीक है। ये वाला कंडक्टर जो होगा ना भाई, अपने आप में कॉइल है यार, समझ में, ठीक है, अपने आप में कॉइल है। तो ये, और नीचे में कम्यूटेटर सेगमेंट था, ठीक है। तो अपने में कॉइल एक तरह समझिए, ठीक है। नहीं तो पेड क्लास आप ज्वाइन कीजिए, दिक्कत हो रहा है इसे समझने में। तो ओवरऑल देखिए, यहाँ पे ब्रश मेरा फिक्स होता है, ठीक है, और कम्यूटेटर जो होता है घूमता है। डीसी मशीन कभी आपने खोल के देखा होगा तो ब्रश जो होता है आपका फिक्स होता है, कम्यूटेटर घूमते रहता है गोल गोल, ओके। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, इमेजिन कर रहे हैं कि जो मेरा कम्यूटेटर है ना, ये इस डायरेक्शन में आगे तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उसको हम लोगों ने कट कर दिया, जैसे ऐसा होता है ना कम्यूटेटर, सॉरी आर्मेचर, इसी पे कम्यूटेटर होता है, इसी के साफ्ट पे, तो यहाँ से कट करके ऐसे ओपन कर दिया, ठीक है, समझ में। तो आप हम लोग लीनियर रख रहे हैं, तो इस साइड में ये भाग रहा है आपका, रोटेशन इधर की तरफ है, तो सीधी सी बात है, ब्रश आपका फिक्स है, ये ऊपर इधर इधर भाग रहा है, तो ब्रश आपका धीरे धीरे पीछे होते चला जाएगा। तो अभी देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से जुड़ा हुआ है, कुछ देर में ये देख रहे हैं 2 से टच कर गया, क्योंकि आपका ये कॉइल विथ आर्मेचर पूरा का पूरा आपका इस डायरेक्शन भाग रहा है। फिर देख रहे हैं ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, आधा आधा 50-50,
फिर देख रहे हैं थोड़ा सा ये 2 की तरफ ज़्यादा बढ़ गया, फिर ये पूरा पूरा 2 से चिपक गया है, ठीक है। तो आपको समझना है कि इधर की तरफ मेरा कॉइल शिफ्ट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे कम्यूटेशन पढ़ रहे हैं किसके लिए, इस कॉइल 1 के लिए, ठीक है। कॉइल 1 के ऊपर आपको फोकस करना है। तो ओवरऑल देखिए भाई यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं इस फिगर को, यहाँ पे हो क्या रहा है। और हम लोगों ने ये भी देखा था बहुत कुछ इसमें फिर बताना पड़ जाएगा यार मेरे को, ओके, कि एक साइड में मेरा करंट क्रॉस था और दूसरे साइड में मेरा डॉट था, मीन्स एक में अंदर जा रहा होगा तो एक में बाहर आ रहा होगा, ठीक है। तो ओवरऑल समझिए। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि मेरा पोलर एक्सिस था नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहाँ पे जो कम्यूटेटर सेगमेंट शॉर्ट करता था, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर यहाँ पे जो एमएनए पे जो भी कॉइल रखा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है, उसके अंदर ईएमएफ 0 होना चाहिए, और ईएमएफ 0 तो करंट भी 0 होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ओवरऑल देखिए कॉइल 1 में इस डायरेक्शन में करंट है और इधर में इसके जस्ट अपोजिट इधर से आ रहा है करंट, ठीक है। तो दोनों क्या होगा, और मैंने आपको बताया था ब्रश वहीं पे लगता है जहाँ पे दोनों कॉइल में क्या हो, करंट सेम डायरेक्शन में हो। तो ये भी देख रहे इधर से आ रहा है ऐसे, ये भी आ रहा है इधर से ऐसे, तो दोनों में करंट नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। तो इधर से आईसी चला, इधर से आईसी है, तो दोनों क्या हो गया यहाँ पे 2IC यहाँ से होते हुए ब्रश से बाहर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस में अब क्योंकि हम लोग का आगे थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो आगे शिफ्ट होगा तो ये वाला देख रहे हैं कम्यूटेटर क्या होगा, इस 2 से टच करेगा, है ना, मतलब 2 से कांटेक्ट बनाएगा। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें ध्यान से तो हल्का सा टच कर रहा है, बहुत ही लाइटली टच कर रहा है ना। तो ओवरऑल अगर आप देखें ये जो ब्रश का कांटेक्ट है, हम लोग को पता है रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल बाई एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया यहाँ पे जो छोटा सा एरिया टच हुआ है इस कम्यूटेटर सेगमेंट 2 से, तो यहाँ पे एरिया कम है तो सीधी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। यानी ये जो करंट था आपका इसके पीछे वाले कॉइल नंबर 1 के पीछे वाले कॉइल में IC, ये IC यहाँ से थोड़ा सा छोटा सा करंट, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कांटेक्ट बना रहा है, ठीक है भाई। तो इधर मान लेते हैं I2 आ गया, थोड़ा सा स्मॉल करंट होगा, ठीक है। तो ओवरऑल टोटल करंट मेरा इधर से IC आ रहा था, IC में से I2 इधर आ गया, तो आगे कितना करंट बचा होगा भाई, टोटल मेरा IC था, IC में से आपका इधर आ गया I2, तो आगे कितना बचा होगा IC माइनस I2, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो इसलिए मैंने IC माइनस I2 आगे दिखा दिया, ठीक है। और इधर से मेरा एक तरीके से IC आ रहा था, ये वाला करंट क्या है IC माइनस I2, ओके। तो ओवरऑल क्या होगा, ये तो यहीं से ऐसे निकल के ऐसे चला गया, और ये दोनों यहाँ पे क्या होगा, इधर से IC माइनस I2, इधर से IC आ रहा है, तो ओवरऑल यहाँ पे जुड़ के इससे हो गया, क्योंकि इधर बड़ा कॉन्टेक्ट एरिया तो इधर से ज़्यादा करंट एक तरीके से आएगा। तो इधर से आ रहा है मेरा I2 प्लस इधर से मेरा क्या आ रहा है एक तरीके से IC माइनस I2 और प्लस IC। तो ओवरऑल देखिए IC मतलब I2 और I2 कैंसिल आउट हो जाए तो ओवरऑल कितना बचेगा, 2IC के बराबर मिलेगा। और 2IC मिलना भी चाहिए क्योंकि इधर से मेरा करंट कितना आ रहा है IC, इधर से आ रहा है IC, तो दोनों मिलकर 2IC मिलना चाहिए। बस यहाँ पे पाथ चेंज हो गया कि IC में से कुछ हिस्सा यहीं पे एक तरीके से निकल गया, बाकी आपका, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं आप, ओके। यानी जो भी करंट आ रहा है अभी भी 2IC के बराबर ही आ रहा है, बस ये थोड़ा सा करंट इधर लीक कर गया, ठीक है, ऐसे आ गया I2 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, और ये बाकी का करंट जो है इधर से ऐसे होके ऐसे आया। अब देखिए अभी भी कॉइल नंबर 1 के ऊपर फोकस करना भाई, ठीक है। कॉइल नंबर 1 में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करंट मेरा कम रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। कैसे, क्योंकि पहले वाले केस में आप देखिए, पहले वाले केस में जब ये कम्यूटेटर सेगमेंट पूरा का पूरा ब्रश से जुड़ा हुआ था तो कॉइल नंबर 1 में IC करंट था, ठीक है, IC, और इसमें भी आपका IC था। लेकिन जैसे ये थोड़ा सा सेकंड से टच किया तो इसमें देख रहे हैं करंट मेरा कम गया कि नहीं कम गया, IC माइनस I2 हो गया, मतलब करंट थोड़ा सा घट गया, डिक्रीज हो गया है। अब हम लोग आगे आते हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा शिफ्ट होगा सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में देखिए यहाँ पे 50-50 दिखा दिया। 50-50 मीन्स यहाँ पे जो ब्रश का कॉन्टेक्ट है ये बिल्कुल आधा आधा हो गया भाई, ठीक है। तो ओवरऑल देखिए इधर से मेरा करंट चल रहा था IC, तो ओवरऑल, और इधर से चल रहा था मेरा IC, ठीक है। तो ओवरऑल क्योंकि यहाँ पे ये 50% कांटेक्ट कर लिया और ये भी एक तरीके 50%, तो इधर नहीं आएगा एक तरीके से करंट, इसमें करंट 0 है क्योंकि ये शॉर्ट कर गया एक तरीके से, ठीक है। सेंटर में आ गया मतलब ये दोनों कम्यूटेटर सेगमेंट को क्या कर दिया, इसने ब्रश ने शॉर्ट कर रखा भाई, ठीक है, इसको बोला शॉर्टेड। तो जैसे ही शॉर्ट होगा, मैंने आपको बताया शॉर्ट होते क्या होता है, जो एमएनए एक्सिस पे रखा हुआ कंडक्टर इसमें करंट 0 हो जाता है। मीन्स अब जो
IC होगा इधर से जो आ रहा है, ये यहीं से होते हुए इससे निकल जाएगा और ये यहीं से होते हुए ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कोई भी करंट नहीं आएगा। यानी पहले क्या हुआ, कम्यूटेटर सेगमेंट सॉरी कॉइल नंबर 1 में फुल करंट था IC, फिर IC माइनस I2 हुआ, फिर अब करंट और भी कम होके 0 हो चुका है, ठीक है। क्लियर हुआ? अभी ये सिचुएशन 0 बता रहा है, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मैं आपको बस अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ रिवीजन करने के लिए। अब ये थोड़ा सा और आगे शिफ्ट होगा कम्यूटेटर बोल रहा हूँ मतलब आर्मेचर। तो ओवरऑल अब देखिए यहाँ पे पहले अब करंट भी तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि 0 होने के बाद चेंज होना चाहिए भाई, ठीक है। पहले इसमें ऐसे था, पहले IC ऐसे था, तो अब IC मेरे को ऐसे चाहिए, क्योंकि अब तो 0 हो गया। अब 0 के साथ साथ क्या होना है, अब इसमें फिर से करंट बिल्डअप होगा धीरे धीरे और करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो देखिए जैसे ही आगे शिफ्ट होगा, अब ये 2 से ज़्यादा कॉन्टैक्ट बना रहा है, ठीक है। इधर कम हल्का सा कम कॉन्टैक्ट बना है। तो ओवरऑल देखिए इधर से जो करंट था कॉइल नंबर 1 के ऊपर फोकस करना है सिर्फ आपको। तो इधर से मेरा आ गया एक तरीके से IC पूरा का पूरा, क्योंकि इधर ज़्यादा एरिया, लार्ज एरिया, ठीक है। अब इधर देखते हैं, इधर से मेरा करंट IC आ रहा था, लेकिन हल्का सा कॉन्टैक्ट बना होता है, इधर से क्या हो जाएगा, I1 मेरा एक तरीके से आ गया, मान लेते हैं I1 छोटा सा करंट इधर आ गया। बाकी जो करंट बचेगा IC माइनस I1 क्या हो जाएगा यहाँ से एक तरीके से इससे होकर के। अब देखिए तो कॉइल नंबर 1 में, क्योंकि इधर जो कॉइल है करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया और इसमें करंट धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, देख रहे हैं, IC माइनस I1 हो गया, समझ गए। और इधर से आएगा IC और इधर से आ जाएगा मेरा IC माइनस I1। तो दोनों को अगर आप देखिए वही लिखा, ठीक है, उस तरीके से जोड़ के लिखिएगा तो इस तरीके से, ठीक है। तो ओवरऑल दोनों को फिर, क्योंकि इधर से ये करंट आ रहा है, इधर से ये करंट है, दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ से ये और ये कट जाएगा, तो ओवरऑल 2IC बनेगा, ठीक है। तो ओवरऑल इसमें क्या हो गया, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया है। और लास्ट केस में देखिए फिर जब आपका ये पूरा कम्यूटेटर सेगमेंट 2 से कॉन्टैक्ट बना लिया, तो ओवरऑल अब क्या हो गया, इसमें पूरा कॉइल में करंट रिवर्स हो चुका है और फुल को करंट आ गया। तो IC इधर से IC, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस और ये आइडियल केस समझाया गया है। अब इसमें भाई क्या होता है, क्योंकि ये कॉइल है ना, तो इन कॉइल में क्योंकि एक इंडक्टेंस प्रॉपर्टी होता है, इंडक्टेंस आपने पढ़ा होता, समझ में आया। ये करंट चेंज हो रहा है, देख रहे हैं, पहले फुल था, फिर आपका थोड़ा कम हुआ, फिर आपका यहाँ पे 0 हो गया, फिर रिवर्स चेंज हुआ, यानी करंट जो है टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कम्यूटेशन प्रोसेस में करंट जो है di/dt नेचर का है, समय के साथ चेंज हो रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, यहाँ पे आपका EMF इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और EMF इंड्यूस्ड होने के चलते इस तरीके से करंट फ्लो करेगा कि इसको ये 0 नहीं होने देगा जल्दी, मतलब चेंज नहीं होने देगा भाई, ठीक है, समझ में आया। तो इंडक्टेंस के चलते और उसके बगल वाले कॉइल में भी क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण तो होगा ही होगा इसमें प्रॉब्लम, और म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी इसमें EMF इंड्यूस्ड होगा, उसके कारण करंट आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो अब देखिए ये है आपका एक तरीके से कम्यूटेशन, बहुत तरीके का होता है, इसमें रेजिस्टेंस कम्यूटेशन दिखाया गया, ये आपका आइडियल केस होता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, समझ में आया। तो आइडियल कंडीशन में जो भी आपका टाइम पीरियड होगा कम्यूटेशन का, ठीक है, वो बिल्कुल प्रॉपर मैच कर जाता है, ठीक है। लेकिन इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, डिले कम्यूटेशन होता है भाई, देख रहे हैं, ये आपका आइडियल कंडीशन था, फिर लीनियर कम्यूटेशन इसको बोलते हैं, जिसके लिए आपका टोटल कम्यूटेशन टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, ठीक है, TC। लेकिन इंडक्टेंस होने के चलते अब ये देख रहे हैं कम्यूटेशन ऐसे जाएगा, यहाँ पे अब खत्म हो रहा है, यानी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, जिसको बोलते हैं डिले कम्यूटेशन, ठीक है भाई, समझ में आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्रश आपका पूरा शिफ्ट कर गया, लेकिन फिर भी क्या है, पुराने वाले कॉइल के अंदर क्या है, करंट है, उसके चलते आपको क्या होता है, स्पार्किंग देखने को मिलता है, ठीक है, समझ में आया। तो इंडक्टेंस के कारण आपका क्या होता है, ओवरऑल यहाँ पे डिले देखने को मिलता है। तो जो क्वेश्चन था आपका ये वाला, आइडियल में तो आपका क्या होगा, बिल्कुल लीनियर हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन प्रैक्टिकल केस में पॉसिबल नहीं है आइडियल कम्यूटेशन, क्यों, क्योंकि इंडक्टेंस के कारण यहाँ पे, ओके। और ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डाल दे रहा हूँ, उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बुक का है। इतना समझा दिया मैंने आपको इंडक्टेंस के कारण, इसको आप पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लगा दिया मैंने, ऊपर से पढ़ लिया, डिले कम्यूटेशन समझा दिया मैंने आपको, ओके। कि जो टाइम आइडियल केस में लगता है उससे ज़्यादा यहाँ पे टाइम लेता है ये, ओके। इस लाइन को आप पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा, नहीं तो फिर पेड क्लासेस आप ज्वाइन कर लीजिए, मशीन का A to Z क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा।